उमेश अपने ड्राइवर से कार खेत के सामने रुकवाता है। इस बात से अनजान के खेत में लौकियों के अलावा भी कोई और है। सूट बूट पहने उमेश कार से नीचे उतरता है। तभी उसकी नजर अनुप्रिया पर पड़ती है और उमेश के कानों में अनुप्रिया की सुरीली आवाज गूंजती है। पियो और पानी पियो, मेरे गोलू मोलू छोटू और अकड़ू सब पानी पियो और हरे भरे हो जाओ। पानी के बिना तुम सब मुरझा गए हो। तभी उमेश अनुप्रिया के पास जाकर, हेलो मिस, अपने सामने सूट बूट पहने उमेश को खड़ा देखकर, जी आप कौन? जी मैं उमेश, मैं यहीं पास से गुजर रहा था। तभी मेरी नजर खेत में लगी हरी भरी लौकियों पर पड़ी, तो सोचा क्यों ना आज ताजी लौकी की सब्जी और कोफ्ते खाए जाएं। अच्छा, तो आप सब्जी लेने आए। बताइए कौन कौन सी सब्जी तोड़ दूं? गोलू मोलू छोटू या अकड़ू? मतलब मैं समझा नहीं। अरे गोलू लौकी, मोलू तुरई, छोटू भिंडी या अकड़ू गोभी। अच्छा, तो आपने सब सब्जियों के पौधों का नामकरण किया हुआ है। आप एक काम करिए, सभी सब्जियां दे दीजिए। अनुप्रिया भिंडी, लौकी, गोभी, तोरई तोड़ने लगती है। उमेश की नजर सब्जियां तोड़ रही अनुप्रिया पर ही टिक जाती है। उसे देखकर उमेश के दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी। ये कैसा एहसास है? आज से पहले किसी भी लड़की को देखकर मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। अनुप्रिया सब्जियां तोड़कर उमेश को देती है। ये लीजिए, इन सभी सब्जियों के पूरे 200 रुपए हुए। सब्जियां लेते और पैसे देते हुए उमेश की नजरें अनुप्रिया की आंखों पर ही टिकी हुई थी। तभी वहां फटे पुराने मैले कपड़े पहने भोलू काका आते हैं। उन्हें देखकर अनुप्रिया, अरे काका, आज बहुत दिन बाद आए हो, सब कुशल मंगल तो है ना? सब कुशल मंगल है बेटी। इतने दिनों बाद आपका मेरे खेत की तरफ आना हुआ, तो जरूर सब्जियां लेने ही आए होंगे। अरे कहीं तो ये तो कहना नहीं चाहती कि मैं तुझसे ऐसे ही मिलने नहीं आ सकता। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ काका। अब आप मुझसे मिलने आ ही गए हो तो भेंट भी लेते जाना। अनुप्रिया लौकी, तुरई, भिंडी और गोभी तोड़कर भोलू काका को दे देती है। बेटी, इतनी सारी सब्जियों का भला मैं क्या करूंगा, और मेरे पास इनकी कीमत चुकाने के पैसे नहीं है। कर दी ना गैरों वाली बात। भला आपसे मैंने कभी पैसे लिए हैं जो आज लूंगी? उमेश की तरफ देखकर भोलू काका, अरे बड़ी प्यारी बच्ची है, हमेशा हम जैसे गरीबों का ख्याल रखती है। भगवान इसका भला करे। दुआएं देते हुए भोलू काका सब्जियां लेकर वहां से चले जाते हैं। उमेश वो सब देख और सुनकर, मुझे ये लड़की बहुत अच्छी लगी, लेकिन कहीं इसने मुझे इम्प्रेस करने के लिए तो ये सब नहीं किया। खैर जो भी हो, मुझे क्या करना है, कौन सा मैं अब दोबारा यहाँ आने वाला हूँ। सोचता हुआ उमेश कार में बैठकर वहां से अपने घर के लिए चल देता है। उमेश का घर एक आलीशान हवेली थी, जिसका मुख्य दरवाजा सफेद संगमरमर से बना था। हवेली के सामने एक बहुत बड़ा गार्डन था, जहां सजावट के लिए ताड़ के पेड़ थे। गुलाब, गेंदा, चमेली जैसे फूलों से सजे हवेली के चारों कोनों में बगीचे थे, और उसे गार्डन के बीचों बीच एक बहुत बड़ा फाउंटेन भी था, जो हवेली के वैभव में 4 चांद लगा रहा था। उमेश की कार मुख्य दरवाजे से अंदर जाकर गार्डन के बीच में बने गलियारे से होती हुई हवेली के दरवाजे के सामने रुकती है। हाथ में अनुप्रिया के से खरीदी हुई सब्जियां उमेश कार से बाहर निकाल कर हवेली के अंदर जाता है। हवेली बाहर से जितनी भव्य थी, अंदर से उतनी ही आलीशान और शाही। हॉल का पूरा इंटीरियर शाही है। हॉल में पहुंचकर उमेश, सलोनी, शेफ सलोनी, जल्दी से हॉल में आओ। शेफ की यूनिफॉर्म पहने सलोनी हॉल में आती है, अनुप्रिया से खरीदी हुई सब्जियां सलोनी को देते हुए। सलोनी, आज लंच में लौकी का हलवा, कोफ्ते और बाकी की सब्जियों को जो भी डिश बनाना हो वो बना लेना। दोपहर के लंच के लिए उमेश और उसकी पूरी फैमिली, उसके मॉम डैड और छोटी सिस्टर डाइनिंग हॉल में संगमरमर के बने डाइनिंग टेबल के चारों तरफ रखी कुर्सियों में बैठे हुए थे। तभी शेफ सलोनी के साथ रवि और सोनू लंच लेकर आते हैं। वो तीनों डाइनिंग टेबल पर लौकी का हलवा, कोफ्ते, पूड़ियां, घिया की सब्जी और गोभी के पराठे सर्व करते हैं। लौकी के हलवे की पहली बाइट लेते ही उमेश, इससे अच्छा लौकी का हलवा मैंने आज तक नहीं खाया। आज के हलवे में कुछ स्पेशल बात है क्या उमेश? ऐसी कोई बात नहीं है डैड। दरअसल जब से उमेश ने अनुप्रिया की आंखें देखी थी, वो उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। जल्दी जल्दी लंच करके उमेश अपने बेडरूम में जाता है। ये आज उमेश को क्या हो गया? आज कुछ बदला बदला सा लग रहा है। कहीं भैया को इश्क का बुखार तो नहीं चढ़ गया ना? तू फिक्र न कर, अगर तेरे भैया को बुखार चढ़ा भी होगा ना तो मैं उतार दूंगा। उसी दिन रात में छत में खड़ा आसमान में चांद निहारता हुआ उमेश, वो लड़की मेरे दिमाग से निकल क्यों नहीं रही है? क्या सच में वो इतनी अच्छी है, या फिर मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही थी? सच्चाई जानने का एक ही तरीका है। ये सोचकर उमेश सुबह ही नाइट ड्रेस पहने अपने साथ रवि और सोनू को फटे पुराने कपड़े पहनाकर अनुप्रिया की अच्छाई परखने कार से उसके खेत पर जाता है।
अनुप्रिया के खेत से कुछ ही दूर पर कार पार्क करके पैदल ही सोनू और रवि को अनुप्रिया के पास भेजकर उमेश दूर से उन्हें देखता है। कुछ देर बाद सोनू और रवि अनुप्रिया से लौकी और फूल गोभी लेकर उमेश के पास आता है। उस लड़की ने तुम दोनों से सब्जी के पैसे लिए या ऐसे ही सब्जी दे दी? अरे उमेश बाबा, अनुप्रिया बिटिया दिल की बहुत साफ है। बेटी, मुझे गरीब को कुछ सब्जियां दे देगी तो तेरा बहुत एहसान होगा। मैं बहुत गरीब हूँ दीदी, सब्जियां खरीदने को पैसे नहीं है। क्या मुझे भी सब्जियां दे दोगी? इस गरीब पर तुम्हारा एहसान होगा दीदी। इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? भगवान ने अनुप्रिया को इतना कुछ तो दिया है। आप रुको, मैं अभी ताजी ताजी सब्जियां तोड़ कर लाती हूँ। उसके बाद उस लड़की ने हमें इतनी सारी सब्जियां ला कर दी। उस लड़की का नाम अनुप्रिया है और कल उसने मेरे सामने दिखावा नहीं किया था, बल्कि उसका दिल बहुत ही साफ है। हे, ये लड़की मेरी ड्रीम गर्ल है। अनुप्रिया को परखने के बाद उमेश उसे अपनी ड्रीम गर्ल मान बैठता है। उस दिन के बाद बिना अपने घर वालों की जानकारी के उमेश कई बार अनुप्रिया के खेत उसे देखने गया। अनुप्रिया की सादगी और जिंदा दिली उमेश को भा गई थी। मनी मन वो उसे पसंद करने लगा था। अनुप्रिया भी उसे देख लेती थी। अनुप्रिया से मिलने की बेताबी में उमेश सुबह सुबह ही नाइट सूट पहनकर ही उसके खेत के पास पहुंच जाता था। एक सुबह नाइट सूट पहने ही अनुप्रिया को देखकर उमेश हवेली वापस आता है। तभी हॉल में बैठे उसके मॉम, डैड और छोटी सिस्टर उसके लिए कुछ और ही प्लान कर रहे थे। ये सभी उमेश की शादी के लिए लड़कियों की फोटोज देख रहे थे। मॉम डैड, इतनी सारी लड़कियों में एक भी लड़की मेरे भैया के स्टैंडर्ड की नहीं है। इनमें से कोई क्लास ही नहीं है, ना ही लुक्स और ना ही और कुछ है। तभी वहां उमेश पहुंचता है। हेलो मॉम, डैड एंड माई लवली लिटिल सिस्टर, क्या कर रहे हो आप सब? गुड मॉर्निंग उमेश। हम सब क्या कह रहे हैं वो बाद में बताएंगे। पहले तुम बताओ कि तुम ये नाइट ड्रेस पहने कहाँ चले जा रहे हो? अपनी मॉम को नजरअंदाज करके उमेश, करिश्मा तुम्हें याद है मैं तुमसे अक्सर अपनी ड्रीम गर्ल के बारे में बात किया करता था? हाँ भैया, मुझे याद है। मुझे वो मिल गई है और मैं उसी को देखने गया था। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। जरूर वो स्टाइलिश और बहुत बड़े घर की लड़की होगी जो हमारे ही लेवल की होगी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है करिश्मा, मेरी ड्रीम गर्ल खेत में सब्जियां उगाती है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हारी ड्रीम गर्ल गरीब किसान की बेटी है और तुम उससे शादी करना चाहते हो? इस घर में एक सब्जी उगाने वाली कभी नहीं आएगी। तू हमारे खानदान का एक लौता वारिस है। तेरी पत्नी यानी कि इस घर की बहू हमारी बराबरी की होगी। भैया, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं देहातन को अपनी भाभी बनाऊंगी? मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है, स्टेटस है। पहले तो मैंने सोचा था कि आप सबको प्यार से मनाऊंगा। अगर आपकी जिद है कि इस घर में गरीब लड़की नहीं आ सकती, तो अब मेरी भी जिद है कि वही लड़की मेरी पत्नी बनेगी। नहीं तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा और हाँ, मैं भी चला जाऊंगा। अगर तू ये घर छोड़कर चला गया तो हमारी कितनी बदनामी होगी। और अगर वो लड़की इस घर में बहू बनकर आ गई तो हमारे स्टेटस और स्टैंडर्ड का क्या होगा? हर कोई स्टैंडर्ड लेकर पैदा नहीं होता है, सभी यहीं से सीखते हैं। तुम किस लिए हो, मैं किस लिए हूँ, उसे अमीरों वाले तौर तरीके सिखा देंगे। उमेश बेटा, अगर तुम्हें वही लड़की पसंद है तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, कर लो उससे शादी। ठीक है, मैं अभी जाकर अनुप्रिया को बताऊंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। उमेश बिना किसी देरी के अनुप्रिया के पास पहुंच जाता है। उस वक्त अनुप्रिया अपने खेत में बैठी कुछ सोच रही थी। उमेश हिम्मत करके अनुप्रिया के पास जाता है और उसके दोनों हाथ पकड़कर, जब से मैंने तुम्हें देखा है सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता हूँ। मैं हर दिन सुबह सुबह तुम्हें देखने यहाँ आता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। जब तुम सुबह सुबह यहाँ आते थे तो मैं भी तुम्हें देखती थी और तुम भी मुझे पसंद हो, लेकिन मैं बिना अपने माता पिता की मर्जी के शादी का फैसला नहीं ले सकती। अगर वो मानेंगे तभी मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं आज शाम को ही अपने मॉम डैड के साथ तुम्हारे घर आऊंगा। वही तुम्हारे माता पिता से हमारे रिश्ते की बात करेंगे। वादे के अनुसार उमेश शाम को ही अपने मॉम डैड को लेकर अनुप्रिया के घर पहुंच जाता है। अनुप्रिया का घर कच्ची मिट्टी से बना था और आंगन में उसके लगाए हुए लौकी, मकाई, भिंडी और स्ट्रॉबेरी के पौधे थे। अपना स्टेटस दिखाने के लिए अभिलाष और विवेक कोट पैंट और महंगी साड़ी पहने हुए थे, लेकिन विवेक सिंपल सी शर्ट और पैंट में था। धोती कुर्ता और पुरानी सी साड़ी पहने हुए अनुप्रिया के माता पिता रामलाल और राधा के सामने खड़े थे। आप तीनों कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। आपने भले ही हमें नहीं पहचाना, लेकिन हम आपको अच्छी तरह पहचानते हैं। इतना बोलकर विवेक अनुप्रिया के पिता से उसके और उमेश के रिश्ते के बारे में बताते हैं। मेरा बेटा तो जिद पर अड़ा है कि शादी करेगा तो आपकी बेटी से, नहीं तो शादी ही नहीं करेगा। मेरी बेटी ऐसा कुछ करेगी, मुझे इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे माफ कर दो पापा,
मैं कब उमेश से प्यार कर बैठी मैं खुद नहीं जानती, लेकिन आपकी मर्जी के बिना मैं कुछ नहीं करूंगी। बेटी, तेरे गरीब माँ बाप ने आज तक तुझे सिवाय गरीबी के कुछ नहीं दिया, लेकिन तू अगर अपनी मर्जी से शादी करके खुश रहेगी तो ये खुशी हम तुझे जरूर देंगे। जिद करके उमेश ने अपने मॉम डैड को अनुप्रिया से शादी के लिए मना लिया था और अनुप्रिया के पिता भी उसकी शादी उमेश से करने को तैयार हो गए। सोसाइटी में अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए और ये दिखाने के लिए कि उमेश की शादी अनुप्रिया से खुशी खुशी करवाई है, विवेक और अभिलाषा उन दोनों की शादी धूमधाम से करवाते हैं। अपने घर से शादी के लाल जोड़े और 16 श्रृंगार में शेरवानी पहने उमेश के साथ विदा हो रही अनुप्रिया ससुराल आती है। अनुप्रिया और उमेश संगमरमर के दरवाजे से हवेली तक बनी पगडंडी पर पैदल ही चल रहे थे। हवेली का गार्डन देखकर अनुप्रिया मन में, हे भगवान, इतना बड़ा बंगला मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। और ये गार्डन तो देखो, इतने बड़े गार्डन में तो मेरे 4-4 खेत समा जाए। सोच अनुप्रिया सोच, उतने से खेत में तू कितनी सब्जियां उगाती थी और यहाँ तो कितनी सब्जियां और फल उगाएगी। रसीले स्ट्रॉबेरी, भुट्टे, बैंगन, मूली, गाजर, लौकी, भिंडी, आलू और गोभी। उतनी सब्जी और फलों के नाम भी मुझे याद नहीं आ रहे जितने मैं यहाँ उगा सकती हूँ। सोचती हुई अनुप्रिया धीरे धीरे अपने कदम हवेली की तरफ बढ़ा रही थी। अनुप्रिया जो कुछ भी सोच रही थी वो सब अपने दिमाग में इमेजिन भी कर रही थी। भले ही अनुप्रिया की शादी उमेश के मॉम डैड की मर्जी के खिलाफ हुई थी, लेकिन उसके मॉम डैड ने वो सभी रस्में विधिवत निभाई जो नई बहू के स्वागत में की जाती है। अनुप्रिया के गृह प्रवेश के लिए देहली पर चावल से भरा कलश रखा था। कलश में लात मारकर अनुप्रिया ने हवेली के अंदर पहला कदम रखा। अभिलाषा मॉडर्न साड़ी पहने और 16 श्रृंगार की अपने बेटे और बहू की आरती उतारती है। बहू भले ही गरीब घर की है, लेकिन अब तेरा रिश्ता इस खानदान से जुड़ चुका है, तो अब तुझे इस घर के तौर तरीके सीखने होंगे। याद रहे, इस बेमेल रिश्ते में अब तुझे तालमेल बैठाना है। अगले दिन स्टाइलिश साड़ी पहने अभिलाषा लहंगा पहने और 16 श्रृंगार की अनुप्रिया को रसोई की रस्म पूरी करवाने रसोई ले जाती है। रसोई भव्यता और आधुनिकता का मिला जुला स्वरूप थी। अनुप्रिया के ससुराल की रसोई बहुत बड़ी और भव्य है, जहां वो सभी मशीनें और इक्विपमेंट थे जो एक मॉड्यूलर किचन की शान बढ़ाते हैं और पारंपरिक रसोई का मान भी। बाप रे, इतनी बड़ी रसोई! ये रसोई तो मेरे घर से भी बड़ी है और यहाँ ना जाने क्या क्या रखा है। मैंने पहली बार ये सब देखा है। इस हवेली में आकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं दूसरी दुनिया